आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। मशहूर फिल्म निर्माता और अभिनेता गुरुदत्त की मौत 1964 में मात्र 39 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन उन्होंने सिनेमा का ऐसा संसार पीछे छोड़ा जो आज भी दर्शकों के दिलों को छू जाता है। 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक में जन्मे गुरु की जन्मशती पूरी हो गई है, लेकिन कैमरे के पीछे मौजूद रहने वाले इस संवेदनशील कलाकार के भावनात्मक संघर्ष और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जद्दोजहद अब भी बहुत हद तक अनछुई रह गई है। प्यासा और कागज के फूल जैसी क्लासिक हिंदी फिल्में बनाने वाले गुरुदत्त ने फिल्म बनाने की खुद की आत्मविश्लेषणात्मक शैली विकसित की, जो आजादी के बाद के समय में बेहद नई थी। गुरुदत्त की फिल्मों के किरदार जटिल होते थे, उनमें अक्सर उनके निजी जीवन के संघर्षों की झलकियां मिलती थी। उनकी फिल्मों की पटकथाएं सार्वभौमिक विषयों को छूती थी और दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती थी। गुरुदत्त का बचपन आर्थिक तंगी और पारिवारिक उथल-पुथल से भरा रहा है। उनका पूरा परिवार काम की तलाश में बंगाल चला गया। उस समय किशोर रहे गुरु के मन पर इस क्षेत्र की गहरी छाप पड़ी और वो वहाँ की संस्कृति से काफी प्रभावित हुए। बाद में इसका असर उनकी फिल्मों पर भी पड़ा। 1940 के दशक में जब गुरुदत्त ने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने अपना सरनेम पादुकोण हटा लिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक के रूप में नहीं बल्कि एक कोरियोग्राफर के तौर पर किया था। घर चलाने के लिए वह टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी भी करते थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन उस समय चरम पर था। इस उथल-पुथल और अनिश्चितता का माहौल एक उभरते फिल्म निर्माता के भविष्य पर गहरा असर डाल रहा था। इस दौरान उन्होंने एक कहानी कश्मकश लिखी जिसमें एक कलाकार की निराशा और सामाजिक मोह भंग के बारे में लिखा गया था। गुरुदत्त की मास्टरपीस कही जाने वाली प्यासा में इसी सामाजिक मोह भंग को पर्दे पर उतारा गया। देवानंद और गुरुदत्त दोस्त थे। देवानंद भी उस समय फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का आजमाने की कोशिश कर रहे थे। देवानंद से दोस्ती ने उन्हें पहली बार निर्देशन का मौका दिलाया। ये फिल्म 1991 में आई बाजी थी। इस फिल्म ने गुरुदत्त को स्पॉटलाइट में ला दिया। इसके बाद गुरु के जीवन में लोकप्रिय गायिका गीता रॉय आई और कई लोगों के अनुसार उनके जीवन में ये शुरुआती वर्ष सबसे अधिक सुखद था। जब गुरुदत्त ने अपनी खुद की फिल्म कंपनी बनाई तो उन्होंने आर पार और मिस्टर एंड मिसेज 55 जैसी हिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्में दी, जिसमें वे खुद मुख्य भूमिका में नजर आए थे। लेकिन एक कलाकार की कहानियों में गहराई से डूबने की चाह में उन्होंने प्यासा जैसी फिल्म बनाई। इस फिल्म में एक ऐसे कलाकार के संघर्ष की कहानी है जो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाली इस मतलबी दुनिया में संघर्ष कर रहा है। दशकों बाद यह फिल्म टाइम मैगजीन की 20वीं शताब्दी के 100वें महान फिल्मों में अपनी जगह बनाने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म बनी। जब मैं गुरुदत्त की जीवनी लिखने में छोटी बहन ललिता लाजमी ने इसमें सहयोग किया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया था कि प्यासा उनके भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते थे। गुरु ऐसे निर्देशक थे जिन्हें सेट पर ही फिल्मों की संरचना तैयार करना बेहद पसंद था। वो अक्सर स्क्रिप्ट और संवादों में बदलाव करते रहते थे और कैमरा तकनीक के साथ भी जमकर प्रयोग करते थे। वो अपने दृश्यों को बार बार हटाकर दोबारा शूट करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन प्यासा के दौरान यह आदत एक हद तक चिंताजनक रूप ले चुकी थी। उदाहरण के लिए फिल्म के प्रसिद्ध क्लाइमेक्स सीन को उन्होंने 104 बार शूट किया था। लाजमी ने बताया था कि जब चीजें उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती थी तो गुरु चिल्लाने लगते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे। उनका कहना था उन्हें नींद नहीं आती थी। उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था और सबसे बुरा ये हुआ कि उन्होंने नींद की गोलियां भी लेनी शुरू कर दी थी, जिन्हें वो अक्सर विस्की में मिलाकर पीते थे। गुरुदत्त ने प्यासा बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया। अपनी नींद, अपना सपना, अपनी यादें सब प्यासा के लिए कुर्बान कर दी। साल 1956 में जब उनके सपनों का प्रोजेक्ट प्यासा अपने अंतिम चरण में था, तब महज 31 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। लाजमी ने बताया था कि जब खबर आई तो हम पाली गए जहां वो रहा करते थे। मुझे पता था कि वो परेशान है। वो अक्सर ये कहते हुए कॉल किया करते थे कि आ जाओ, मुझे बात करनी है। लेकिन जब मैं वहां जाती तो वो एक शब्द उस बारे में बात नहीं करते थे। लेकिन जब गुरुदत्त अस्पताल में आए तब भी परिवार ने किसी भी तरह की पेशेवर मदद नहीं ली। लाजमी बताती है कि परिवार ने पेशेवर मदद लेने की जगह सब कुछ सामान्य मान लिया, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना उस समय टैबू था और वैसे भी प्यासा में काफी पैसा दांव पर लग गया था। प्यासा 1957 में रिलीज हुई और फिल्म समीक्षकों ने इसकी तारीफ की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। इस फिल्म के साथ गुरुदत्त को काफी शोहरत मिली, लेकिन गुरु
फिर भी एक अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहे थे। उनके अंदर एक खालीपन सा था। प्यासा के मुख्य सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति गुरुदत्त के ये शब्द याद करते हैं, मैं एक निर्देशक बनना चाहता था, एक अभिनेता, अच्छी फिल्म बनाना चाहता था। मैंने ये सब पा लिया, मेरे पास धन भी है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुदत्त के भीतर एक अजीब सा विरोधाभास उनकी फिल्मी दुनिया और निजी जीवन में दिखाई देता है। पर्दे पर वो एक स्वतंत्र और मजबूत महिला का किरदार रचते थे, जबकि लाजमी का कहना है कि निजी जीवन में वो चाहते थे कि उनकी पत्नी पारंपरिक रूप में रहे। वो चाहते थे कि गीता दत्त सिर्फ उनकी कंपनी की फिल्मों में ही गाए। अपनी फिल्म कंपनी को चलाए रखने के लिए गुरुदत्त का एक सादा सा नियम था, हर कलात्मक जोखिम के बाद एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म जरूर होनी चाहिए। लेकिन प्यासा की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने अपने ही उस नियम को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने खुद को सीधे अपनी निजी और महंगी फिल्म कागज के फूल के निर्माण में लगा दिया। यह फिल्म एक ऐसे फिल्म निर्देशक की कहानी कहती है जिसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं है, असंतोष से भरी होती है और वो अपनी प्रेरणा स्रोत के साथ उलझे हुए रिश्ते में भी जी रहा है। एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम, समर्पण और दूरी के बीच झूलता रहता है। कहानी का अंत एक गहरी ट्रेजेडी में होता है। निर्देशक अपने भीतर एक भयावह, अकेले, टूटे हुए रिश्ते और समाज द्वारा नकारे जाने की पीड़ा को स्वीकार और समझ नहीं पाता। ये फिल्म निर्माता की मौत के साथ खत्म होती है और अब क्लासिक की श्रेणी में है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और गुरुदत्त के लिए ये एक ऐसा झटका था जिससे वह उभर नहीं पाए। गुरुदत्त के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी वहीदा रहमान ने कहा था कि गुरुदत्त अक्सर कहते थे, लाइफ में दो ही तो चीजें हैं, कामयाबी और सफलता, इसके बीच कुछ भी नहीं है। कागज के फूल के बाद उन्होंने एक भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्म कंपनी समय के साथ उभर गई और एक प्रोड्यूसर के तौर पर गुरुदत्त ने 14वीं का चांद के साथ कमबैक किया। यह उनके करियर का बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने अपने विश्वसनीय पटकथा लेखक अबरार अलवी के साथ साहब बीबी और गुलाम शुरू की, लेकिन उनकी बहन लाजमी के अनुसार तब तक उनका निजी जीवन दुखों से भर गया था। यह फिल्म एक भव्य लेकिन सामंती दुनिया में एक स्त्री के अकेलेपन को दिखाती है। वो अपने जमींदार पति के साथ बिना प्रेम के शादी में फंसी हुई है। लेखक विमल मित्रा याद करते हैं, उस दौर में गुरुदत्त ने उन्हें नींद नहीं आने और इसके लिए वो किस हद तक नींद की गोलियों पर निर्भर थे, इस बारे में बताया था। उनका कहना है कि तब तक उनका विवाह टूट चुका था और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। मित्रा ने कई बातचीतों को याद करते हुए कहा, गुरुदत्त बार बार एक ही बात दोहराते थे, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। लाजमी ने बताया कि इसके बाद एक डॉक्टर की सलाह पर उनके परिवार ने किसी मनोचिकित्सक से बात की, लेकिन ये बात इलाज तक नहीं पहुंची। लाजमी ने मलाल के साथ बताया, हमने दोबारा कभी मनोचिकित्सक से बात नहीं की। उन्होंने बताया था, मेरा भाई चुपचाप मदद की गुहार लगा रहा था, वो शायद किसी गहरी अंधेरी गली में फंस गया था। वो इतना गहरी अंधेरी थी कि उसे बाहर आने का दरवाजा नहीं मिल रहा था। गुरु को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही साहब बीबी और गुलाम की शूटिंग शुरू कर दी गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मित्रा ने गुरु से जब इस घटना के बारे में पूछा तो उनका कहना था, आजकल अक्सर मैं सोचता हूँ कि वो कौन सी बेचैनी थी, किस तरह की अशांति थी कि मैं आत्महत्या करने पर आमादा था। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो डर से भर जाता हूँ, लेकिन उस दिन नींद की गोलियां निगलने से मुझे जरा भी बुरा महसूस नहीं हुआ। ये फिल्म सफल रही और 1963 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय आधिकारिक एंट्री भी बनी और इसे राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। लेकिन गुरु की निजी परेशानियां लगातार बढ़ती रही। वह अपनी पत्नी से अलग हो गए और भले ही उन्होंने फिल्मों में अभिनय जारी रखा, लेकिन वह गहरे अकेलेपन से जूझते रहे। ऐसे में वह अक्सर अपने गम से राहत पाने के लिए शराब और नींद की गोलियों का सहारा लिया करते थे। 10 अक्टूबर 1964 को 39 वर्ष की उम्र में गुरुदत्त अपने कमरे में मृत पाए गए थे। उनकी साथी कलाकार वहीदा रहमान ने जनरल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री में लिखा, मुझे पता है कि वो हमेशा मौत चाहते थे, इसकी तमन्ना थी और उन्हें वह मिल गई। जैसे प्यासा के नायक को मरने के बाद ही सच्ची पहचान मिली, वैसे ही गुरुदत्त को भी असली सराहना उनके जाने के बाद मिली। सिनेमा प्रेमी आज भी यह सोचते हैं कि अगर कुछ और वर्ष वह जीवित होते तो शायद अपनी दूरदर्शिता और सिनेमाई जादू से भारतीय सिनेमा को और ऊंचे मुकाम पर ले जाते। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।